सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ लाइक सुपर एडेड। तो वी शुड डेफिनेटली गेट अ प्योर टोन ऑडियोमेट्री डन। दिस इज़ अ हियरिंग टेस्ट। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आप सभी का स्वागत है हेलो डॉक्टर में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शालिनी जैन मैम, जो कि एक नोज, थ्रोट और ईयर स्पेशलिस्ट है। आइए चलिए बात करते हैं मैम से। मैम, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन में ENT स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ। इससे पहले मैंने अपनी पढ़ाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मैं MBBS करा और पोस्ट ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने आर्मी हॉस्पिटल से अपना DNB करा है। उसके बाद मैंने फ़ौज में भी थोड़े टाइम सर्व करा है। ऑलमोस्ट सात साल मैं फ़ौज में थी। और फिर मैंने डॉक्टर RML हॉस्पिटल से अपनी स्पेशलिस्ट थी मैं वहाँ पे लास्ट ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के लिए। और अभी उसके बाद मैंने महाराजा अग्रसेन में ज्वाइन करा है। और बस यही मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैम, आपने देखा है कि इस टाइम में लोगों में कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि थ्रोट कैंसर क्या होता है और इसकी कौन से स्टेज में लोगों को पता चलता है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी सोसाइटी में आज की डेट में थ्रोट कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। एक तो हमारी सोसाइटी में सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ लाइक सुपर एडेड। अगर जो सिर्फ स्मोकिंग से हमको 1% रिस्क था कैंसर होने का, तो अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू आर ऑल्सो टेकिंग अल्कोहल तो इट बिकम्स डबल। सो इसलिए हमारे और उसके साथ साथ जो जैसे वुड डस्ट है, स्मोक है, ये सब भी हमको ऐड हो रहा है। और जो बेसिकली तो और जो जैसे आप गांव में देखते हैं वहाँ पे तंबाकू चबाने का बहुत ज़्यादा एक जैसे आप समझ लीजिए एक रिचुअल है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर फॉर कॉजिंग ओरल कैविटी कैंसर, या उसके पीछे जो ओरोफैरिंग्स होता है उसका कैंसर, या थ्रोट का कैंसर। ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कैंसर हो रहा है। मैम, आजकल हमने देखा है लोगों में नोज ब्लीडिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो ये किस वजह से होता है। नोज़ ब्लीडिंग भी देखिए, नोज़ ब्लीडिंग के तो बहुत सारे रीजंस है। देखिए प्राइमरी तो जैसे छोटे बच्चों पे देखा जाता है वो नोज़ पिकिंग करते हैं, उसकी वजह से होता है। ऐसे एल्डरली पेशेंट्स में देखा जाता है उनको हाइपरटेंशन या कोई ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उनको। लेकिन इससे भी बड़ा रीज़न है अगर हमारे नोज़ में कोई मास है, कैंसर है, कोई किसी टाइप का कैंसर है, तो उसमें होता है नोज़ ब्लीडिंग। तो चाहे छोटे बच्चे में हो, चाहे बड़े आदमियों में हो, चाहे मिडिल एजड उसमें हो। हाँ, अगर नोज़ ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली हो रहा है, अगर आपको 2-3 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करेंगे। आप आके डॉक्टर को दिखाइए, उनसे एंडोस्कोपी करवाइए। एक नेज़ल एंडोस्कोपी होती है जिसमें दूरबीन से जांच करते हैं नाक की, वो ज़रूर कराइए। अच्छा, और अपने आप भी आप देखिए, जागरूक होकर आप देखिए, आप डॉक्टर से पूछिए कि कहाँ से मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, वो आपको बताएंगे। और जिस हिसाब से जहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको उस हिसाब से फिर आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। मैम, हमने देखा है कि जब हमारी एज घटती जाती है, जो ओल्ड सिटीजन होते हैं उनकी जो सुनने की पावर होती है वो कम हो जाती है। ये किस वजह से होती है। हाँ, देखिए जैसे हमारी आइज़ वीक हो जाती हैं, जैसे एज वी ग्रो ओल्डर, तो हमारी ऑलमोस्ट 40 के बाद सारे लोग चश्मा पहन। वाई? बिकॉज हमारी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है एंड दिस इज़ बिकॉज द नर्व्स गेट वीक। सिमिलरली जो हमारी ईयर्स होते हैं उसमें कि एक सुनने की नस होती है, तो जैसे हमारी आइज़ वीक हो जाती है उसी तरह से हमारी ईयर्स भी वीक होने लगते हैं एल्डरली एज ग्रुप में। दिस हैपन्स अराउंड आप कह लीजिए 60 एंड 55 to 60 के ऑनवर्ड्स होने लग जाती है। और अगर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो वी शुड डेफिनेटली गेट अ प्योर टोन ऑडियोमेट्री डन। दिस इज़ अ हियरिंग टेस्ट इन विच बोथ द ईयर्स आर टेस्टेड फॉर द हियरिंग एबिलिटी एंड फॉर टेस्टिंग द नर्व डेफनेस। अगर ये हो रहा है तो हमें इसके बियॉन्ड हमको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए और हियरिंग एड लेनी चाहिए, जिससे हमारी हियरिंग ठीक रहे। हियरिंग ठीक रहेगी तो हमको समझने में, बूझने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज जैसे हम एल्डरलीज को देखते हैं बेचारे कन्फ्यूज से रहते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। अब बेचारे सुन नहीं पा रहे तो समझ नहीं पाए तो वो कैसे रिएक्ट करें। मतलब कितनी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर जो हम ठीक से ऐसे सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। तो ये हमको इस
ध्यान दें। यस मैम। मैम कुछ प्रोफेशनल वर्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा बोलना होता है, जैसे जर्नलिस्ट हो गए, पब्लिक स्पीकर हो गए, तो उन लोगों को ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिस वजह से उनकी थ्रोट है बोलने की सही तरीका हो? हाँ, देखिए ये जो आपने कहा बहुत इट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली जो लोग जिनकी ज़्यादा बोलने की उनका डिमांडिंग है, उनकी जो जॉब है, उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें उनको दे हैव टू स्पीक अलॉट, जैसे टीचर्स हो गए, आपने कहा जर्नलिस्ट हो गए, पब्लिक स्पीकर्स हो गए, ऑल दीज पीपल। तो इनमें हमने देखा है कि ज़्यादातर इनकी वोकल कॉर्ड्स में कुछ ना कुछ ट्यूमर्स हो जाते हैं, मतलब दे मे नॉट बी वेरी रिस्की, मतलब हाई रिस्क नहीं होते, लेकिन हो जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमारा बोलने का ढंग है वो ठीक नहीं होता, उससे जो एक्सर्शन होता है कॉर्ड्स का, उसकी वजह से नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, या जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, या जब वो उनके फंक्शनिंग डेफिशिएंट हो जाता है। तो इसके लिए यही है, देखिए हम अब हमारा जॉब तो हम अवॉइड कर नहीं सकते, अब हमारा टीचर का जॉब है तो हमको वो करना ही है। बस हम थोड़ा ध्यान रखें कि जब हम बोल रहे हैं तो बहुत ऐसा नहीं करें कि कभी बहुत ऊंचा और कभी बहुत नीचा या बहुत लगातार बोल रहे हैं, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर जो आपकी आवाज़ फट रही है, क्रैक हो रही है, वो आपको ही फील हो सकता है, दर्द हो रहा है आपको गले में, क्रैक हो रही है आपकी आवाज़, जाके एक बार दिखाइए डॉक्टर को, वो आपको। और अगर वो आपको वॉइस रेस्ट एडवाइस करते हैं, थोड़े दिन का रेस्ट लीजिए आप, ठीक है, थोड़ी मेडिसिन भी देंगे, आपको रेस्ट भी एडवाइस करेंगे, वो थोड़े दिन लीजिए और फिर रेगुलरली स्पीच थेरेपिस्ट के पास एक बार दिखाते रहिए। यस मैम। हमने आमतौर पे देखा है कि हमारे जब ईयर में प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं कि हमें तेल डाल लेना चाहिए, तो ये ठीक है या नहीं? देखिए अब ये तो बात सही है कि पुराने ज़माने से ये हो रहा है कि सरसों का तेल डाल लो, बादाम का तेल डाल लो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो तेल है उसकी कितनी प्योरिटी है। आइडियली ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं एडवाइस करूँ क्योंकि हमको तेल की प्योरिटी का नहीं पता है ना। तो इसलिए बेस्ट है कि जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वैक्स के लिए, या कोई और ड्राइनेस हो रही है ईयर में या इचिंग हो रही है, उसके लिए जो ड्रॉप्स या कोई जो भी मेडिसिन एडवाइस करी डॉक्टर ने, आप वही लीजिए। क्योंकि हमको नहीं पता कि जो हम ऑयल डाल रहे हैं, एक तो अगर गर्म ऑयल है तो गर्म ऑयल आपने डाला तो वैसे ही उससे बर्न हो सकता है अंदर। अच्छा, ईयर ड्रम भी बर्न हो सकती है, ईयर कैनाल की स्किन भी बर्न हो सकती है। अच्छा, उसकी प्योरिटी का नहीं पता। अब या तो उसमें वाटर है या कोई और भी उसमें एडिटिव है, तो उससे वो अपने आप में बादाम का तेल नहीं परेशान मतलब नुकसान करेगा, लेकिन अगर आपने उसके साथ उस ऑयल में कोई और एडिटिव है या कोई प्रेजर्वेटिव है, वो हो सकता है आपके लिए डेंजरस हो। तो इसलिए मैं जनरली पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप ये मत डालिए, आप एक दिन रुक के आप डॉक्टर को दिखा दीजिए और जैसे वो प्रिस्क्राइब करें आप वो मेडिसिन लीजिए। मैम अगर किसी पेशेंट को आपसे बात करनी हो, आपसे मिलना हो, तो वो किस टाइम पे यहाँ पर आए? देखिए, मैं महाराजा अग्रसेन में मंडे और फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 12 होती हूँ उसके, और मंडे और फ्राइडे मेरे इमरजेंसीज डे। थैंक यू मैम। अभी तक आपने हमारी देखी रिपोर्ट, कैमरा पर्सन यशिका के साथ अंकिता की रिपोर्ट।